हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में जो हमने स्टार्ट करा था, होमिनिन रिमेन्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी को देखा था जो कि अरुण सुनाकिया जी ने कंडक्ट करी थी, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से थे इन मध्य प्रदेश। ये जो जगह थी जहाँ पर ये आपको बताया जा रहा था कि हथनोरा गांव के अंदर इन्होंने अरुण सोनाकिया जी ने और इनकी टीम ने नर्मदा वेमेन के बारे में स्टडी करा था। तो ये जो हथनोरा गांव है, शायद से प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गया इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। दिस इज़ अ विलेज इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये एमपी में है ये वाला गांव, ठीक है। और यहाँ पर दिस डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर हमें जो क्रेनियम है, जो स्कल कैप है, वो एक ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ की कैटेगरी की हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, डैट इज़ होमो इरेक्टस। और उसको नाम, एक स्पेशल नाम दिया गया था, डैट इज़ होमो इरेक्टस नर्मदांसिस। नर्मदांसिस का मतलब यहाँ पर है कि नर्मदा नदी के पास मिलने वाला ये जो एक ह्यूमन बींग का स्कल कैप या ग्रेनियम जिसको बोलते हैं, वो डिस्कवर करा गया था। और वो भी कौन से जेंडर से बिलोंग करता था? इट बिलोंग टू, दिस स्कल कैप बिलोंग टू अ विमेन। ये किसी मर्द का नहीं था, ये औरत का था। ये वाली बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे इसी डिस्कशन में अगर आगे बात करें तो हमें पता लगेगा कि बिटवीन 1983 एंड 1992, अब यहाँ पर जो बात हो रही है दोस्तों वो हो रही है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, नॉट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंटेंसिव रिसर्च वर्क कैरी आउट करा था ह्यूमन फॉसिल्स और ह्यूमन टूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको एस्कवेट करने के लिए इन सेंट्रल नर्मदा वैली। ये वाला काम करा गया था बाय एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में हमें बड़े सारे पेलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, और कुछ जो एनिमल फॉसिल्स हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। 1997 में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो हैं वो दोबारा से सेम जगह पर कंडक्ट करी गई, जहाँ पर हथनोरा गांव के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जब हथनोरा गांव के अंदर जो हमें क्रेनियल फ्रेगमेंट्स मिले थे औरत के, उसी जगह पर, सेम जगह पर बड़े सारे बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट जो हैं उसको फाउंड करा गया, वो ढूंढे गए। अब ये जो वर्ड है दोस्तों आपके सामने, बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट, ये जो कॉन्ग्लोमरेट होता है विद रिस्पेक्ट टू जियोलॉजी, या ये जो बोल्डर वर्ड होता है, बोल्डर सबसे बड़ी बात तो आप ऐसा समझ जाओ, गोल आकार का एक ये पत्थर होता है, ठीक है। और कॉन्ग्लोमरेट कोई भी वो चीज़ होती है जो कि बड़ी सारी चीज़ों के मिक्सचर से बनी होती है। तो ये एक ऐसा पत्थर होता है जो कि गोल आकार की शेप ले लेता है, क्योंकि ये एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, और ये अलग अलग प्रकार के सेडिमेंट्री डिपॉजिट से मिलकर, बनकर, इधर उधर घूमकर ये इस प्रकार की शेप ले लेता है, गोल सी शेप ले लेता है। इसलिए इसको हम बोल्डर कहते हैं। अब क्योंकि ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसके अंदर मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, तो इसको हम कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उसी जगह पर यहाँ पर कुछ डिस्कवरीज जो है वो करी गई थी। और एक बार के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ कि जो बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट की हम बात करते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पर आप देखो इस इमेज को, इस प्रकार का गोल पत्थर, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो आप ये पढ़ सकते हो। बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक कंपोज ऑफ लार्ज राउंडेड कास्ट बोल्डर, यानी कि इस प्रकार के पत्थर डेट आर सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है। और ये थोड़ा सा, ये जो होता है इसका डायमीटर बड़ा होता है, राउंडेड शेप के होते हैं ये। और ये जो रिवर ग्लेशियर्स वगैरह अपने साथ सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स लेकर आते हैं एक जगह पर, जब वो इकट्ठा होता रहता है और जब वो गोल से आकार की शेप ले ले, तो उसको हम कहते हैं बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, एंड बोल्डर मतलब राउंडेड शेप का पत्थर। तो ये हमें अपार्ट फ्रॉम क्रेनियल फ्रेगमेंट्स, हमें नर्मदा नदी के पास
1997 में कुछ ऐसी डिस्कवरीज जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इस प्रकार के पत्थर में, ठीक है। और बहुत सारे प्रकार के पत्थर यहाँ पर जो हैं वो देखे गए थे, इस प्रकार के गोलाकार के बड़े शेप के पत्थर। अब उसके अंदर हमें और स्पेशल चीज़ें क्या मिली अपार्ट फ्रॉम डैट नर्मदा वुमेन का जो हमें क्रेनियल फ्रेगमेंट मिला था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक होमिनिड क्लेविकल, इंसान की एक कॉलर बोन, कुछ एनिमल फॉसिल्स और कुछ लेट और मिडल एज के पेलियोलिथिक टूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्लेविकल है, कॉलर बोन है, इसके बारे में आप जानते होंगे। क्लेविकल बोन या कॉलर बोन जिसको आप कहो, ये एग्जैक्टली इसकी पोजीशन होती कहाँ है। आप ये वाला डायग्राम देखो, ये जो आपके शोल्डर से आपके ब्रेस्ट बोन को कनेक्ट करती है वो क्लेविकल बोन होती है, या फिर उसको हम कॉलर बोन कहते हैं। क्लेविकल या कॉलर बोन एक लंबी सी बोन होती है जो कि कनेक्ट करती है आपके स्टर्नम को, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेस्ट बोन, अगर आप सिंपल भाषा में इसको कहो, टू द स्कैपुला, दैट इज योर शोल्डर ब्लेड। ये आपके कंधे को और आपके जो छाती वाली जो जगह होती है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। ये वाली जो हड्डी होती है लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। इसके हमें एविडेंसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ एनिमल फॉसिल्स और बड़े सारे लेट और मिडल एज के पेलियोलिथिक टूल्स। इसके साथ ही हमें यहाँ पर फीमर जो है, फीमर बोन्स, उसके भी एविडेंसेस देखने को मिले हैं और ह्यूमरस बोन्स के भी एविडेंसेस देखने को मिल रखे हैं। ये फीमर क्या होता है? ये होती है थाई बोन, और आपके हाथ में दो हड्डी होती हैं। एक तो वो एंगल नीचे वाला जहाँ से आप हाथ अपना मोड़ सकते हो ऊपर की तरफ, और एक आपके जो कंधे से लेकर जो हाथ के मिडल पार्ट तक जो हड्डी होती है। तो कंधे से लेकर जो मिडल पार्ट तक की जो हड्डी होती है उसको हम ह्यूमरस बोन कहते हैं, और जो आपके जांघों वाली जो हड्डी होती है, जो थाई बोन होती है, उसको हम फीमर कहते हैं। तो उसके भी एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। अब मैं आपको फीमर बोन भी दिखा देता हूँ। पहले इसको थाई बोन भी कहा जाता है। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। फीमर इज द लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये एक अपने आप में एक फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम, बड़े सारे प्रकार के एग्जाम्स में आ सकता है। सबसे लंबी हड्डी, सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी, सबसे ज़्यादा भारी भरकम हड्डी इंसानों के शरीर में अगर कोई मिलती है, कहाँ पर है? वो थाई में है, और वो कनेक्ट करती है हमारे हिप रीजन को हमारे नीज से। हिप रीजन इज कमर रीजन, और नी हमारे जो होते हैं वो घुटने। तो अगर आप इस ह्यूमन बॉडी पोस्चर को देखो तो दिस इज़ योर फीमर बोन। ये आपका कमर का हिस्सा हो गया, हिप रीजन। हिप रीजन से लेकर ये आपके जो नीज हैं, यहाँ पर आपके घुटने के कटोरे होते हैं, यहाँ पर ये जो लंबी सी ये जो हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी, सबसे भारी हड्डी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी। तो ये जो हड्डी है इसको हम कहते हैं फीमर बोन, ठीक है। ये है फीमर बोन। दूसरी जो बोन के हमें एविडेंसेस मिले थे, डैट वॉज ह्यूमरस। और ह्यूमरस मैंने बताया आपको हाथ की हड्डी होती है ऊपर वाली साइड की। जैसे आपके हाथ की हड्डी ना दो एस्पेक्ट में डिवाइडेड होती है। अगर आप इसको देखो, ये ऊपर वाली हड्डी होती है, फिर यहाँ पर आपका जो हाथ है ये यहाँ पर मुड़ जाता है, उसके बाद हाथ से लेकर आपके रिस्ट तक ये दूसरे प्रकार की हड्डी होती है। तो शोल्डर से लेकर ये जो हाथ के बिल्कुल हाफ पार्ट तक ये जो हड्डी आती है इसको हम ह्यूमरस बोन कहते हैं, ठीक है। ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस बोन इज़ द लॉन्ग बोन इन द अपर आर्म, जो कि कनेक्ट करती है आपकी शोल्डर को आपके एल्बो से, ठीक है। ये वन ऑफ द बॉडीज लॉन्गेस्ट बोन होती है, वन ऑफ द। लेकिन अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो उसका आंसर आपको पता लग गया, डैट इज़ फीमर बोन, जो जांघों वाली हड्डी है, जो थाई की हड्डी है, ठीक है। और ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है ह्यूमरस बोन इन आर्म मूवमेंट, ठीक है, ताकि आप अपने आर्म को मूव कर सको। और ये शोल्डर जो जॉइंट होता है जहाँ पर स्कैपुला होता है, और जो एल्बो की जॉइंट होती है उसका कनेक्टेड होती है। कुल मिलाकर मतलब बेसिकली आपके हाथ की शोल्डर की मूवमेंट वगैरह हो सके, उसके लिए ये वाली हड्डी का जो रोल है, इस हड्डी की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका है, ओके। ये सब भी चीज़ें डिस्कवर करी गई थी एक साइट से जिसको हम कहते हैं नेतन खेरी। नेतन खेरी जो साइट है वो सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स की दूर पर है फ्रॉम द साइट ऑफ हथनोरा। और नेतन खेरी और हथनोरा जो साइट है
दोनों के दोनों ये जो साइट है दे आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन द सीहोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू ए आर सांख्यन जो फॉसिल्स हमें मिल रखे हैं इन द सेंट्रल नर्मदा वैली वो रिप्रेजेंट करते हैं दो अलग अलग होमिनिन स्पीशीज को, और अप्रॉक्सीमेट डेट जो इनके लिए सजेस्ट करी जाती है और उनके साथ जो एसोसिएटेड उनका जो पेलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट रेंज माना जाता है, यानी कि पेलियोलिथिक एज की तो ये है, ये सारी जो होमिनिन स्पीशीज है इनके जो रिमेन्स हैं ये हमें मिल रखे हैं पेलियोलिथिक एज के हैं, नो डाउट। लेकिन जो प्रोफेसर ए आर सांख्यन है उनका ये कहना है कि इनकी रेंज काफ़ी बड़ी है इनकी फाइंडिंग्स की। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही प्रकार के इंसान यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ पर इंसान रहे हैं, अलग अलग टाइम के इंसान यहाँ पर रह चुके हैं। तो क्योंकि डेट रेंज जो है हमें जो मिल रखी है इनकी बॉडी से, इनके फॉसिल रिमेन से, दैट रेंजेस फ्रॉम 3 लाख ईयर्स एगो टू 75,000 ईयर्स एगो। ठीक है। फिर 2001 में पी राजेंद्र, ये एक टीचर थे इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ केरला यूनिवर्सिटी, इनको मिली थी एक कंप्लीट फॉसिलाइज ह्यूमन बॉडी। ठीक है। किसकी थी वो ह्यूमन बॉडी? एक बेबी स्कल इनको मिला था। ठीक है। कंप्लीट फॉसिलाइज बेबी ह्यूमन बेबी का स्कल मिला था इन ओडई। ठीक है। एंड वेयर इज ओडई? विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये जो पी राजेंद्र जो थे इन्होंने बेसिकली एक गड्ढे की खुदाई करी थी जहां पर इनको माइक्रोलिथ्स मिले थे अपर लेवल के अंदर उस गड्ढे के अंदर, और लोअर लेवल पे जाकर मिले थे इनको अपर पेलियोलिथिक टूल्स थोड़ा सा गड्ढे के नीचे। तो एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 6 मीटर जब जो है अपर पेलियोलिथिक टूल्स जो है गड्ढे में जिस लेयर पे था जस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर इनको वहाँ पर उस गड्ढे के अंदर मिले थे फेरिक्रीट डिपॉजिट भी। अब ये फेरिक्रीट क्या होता है? सबसे पहले तो आप इसकी इमेज देख लो। फेरिक्रीट बेसिकली एक ऐसी पत्थर की आप कह सकते हो कि एक लेयर होती है, आप उसको पत्थर ना कह के एक मिनरल डिपॉजिट की ऐसी लेयर भी कह सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये इतनी बड़ी सी एक लेयर है, यहाँ पर ये कोई सिंगल पत्थर नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो ये लेयर्स हैं, ऊपर से नीचे तक इसकी एक पर्टिकुलर हाइट है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी ये नीचे से लेकर ऊपर तक एक लेयर है। तो ये जो फेरिक्रेट डिपॉजिट होता है ये एक मिनरल कॉन्ग्लोमरेट होता है, यानी कि मिक्सचर होता है बड़े सारे मिनरल्स का, और इसके अंदर ये मतलब एक ऐसा टुकड़ा होता है ज़मीन का या किसी एक पत्थर का जहाँ पर आपको रेत देखने को मिल जाती है, कुछ पत्थर कंकड़ और गिट्टियाँ जो होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल। अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखो, यहाँ पर किसी भी डायग्राम की तरफ अगर आप देख लो तो आपको यहाँ पर रेत देखने को मिलेगी, पत्थर कंकड़ गिट्टियाँ जो हैं वो अलग अलग लेयर्स में जो है वो बिछी हुई हैं। आप इसी को देख लो, एक मिनरल कॉन्ग्लोमेरेट है ये। यहाँ पर क्या सैंड है? बिल्कुल है सैंड, यहाँ पर रेत देखने को हमें मिल रही है। और क्या ग्रेवल्स वगैरह छोटे छोटे पत्थर कंकड़ गिट्टियाँ हैं? बिल्कुल पड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। और ये आपस में जुड़ जाते हैं इनटू अ हार्ड मास बाय आयरन ऑक्साइड। अब अगर यहाँ यानी कि अगर इनके अंदर आयरन ऑक्साइड का अगर एलिमेंट है, ऐसे मिनरल डिपॉजिट के अंदर अगर आयरन ऑक्साइड मिक्स हो रखा है या आयरन ऑक्साइड ने अपना रिएक्शन शो कर रखा है, अगर वो ओपन एयर के अंदर लाई कर रहा है और बारिश वगैरह का पानी अगर उसके ऊपर पड़ेगा, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि वेन एवर देयर इज़ अ रिएक्शन बिटवीन Fe एंड O2। अब व्हाट इज़ दिस Fe? ये थोड़ी सी साइंस वाली केमिस्ट्री वाली चीज़ है, कंफ्यूज मत होना, मैं आराम से बता देता हूँ आपको। आयरन जो है जब भी रिएक्शन करने लग जाता है ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसके साथ रिएक्ट करने लग जाता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपको पता है कि आयरन की होगी, चाहे वो छोटा सा आयरन हो बड़ा सा आयरन हो, उसकी रस्टिंग। और रस्टिंग की प्रक्रिया के अंदर जब भी किसी जगह पर वो आयरन मिक्स है एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो उस रस्टिंग की प्रक्रिया में इट विल टेक द कलर ऑफ being reddish
ब्राउनिश, पिंक रेडिश ब्राउनिश, ठीक है। तो क्या ये मिट्टी इसी कलर की है? जी हाँ, ये इसी कलर की है। ये रेडिश ब्राउनिश कलर की ही हमें मिट्टी यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। आप चाहे फिर यहाँ पर जो मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ, आप चाहे फिर किसी भी प्रकार की मिट्टी देख लो, तो वो आपको उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ये जो रेडिश ब्राउनिश टाइप आपको इसलिए दिखेगा, फिर चाहे वो लाइट ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो, या फिर ऐसा थोड़ा सा रेडिश प्लस प्लस ब्राउनिश हो, क्योंकि वहाँ पर आयरन का जो एक रिएक्शन है वो हुआ है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ और उसकी रस्टिंग हुई है। इट हैज़ रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ आयरन ऑक्साइड और उनका जो कलर है वो उस मिट्टी का, उस पत्थर कंकड़, छोटी छोटी गिट्टियों का, उस रेत का, वो रिएक्शन की वजह से, आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से एंड आयरन ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से वो रेडिश ब्राउनिश हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक स्कल है, इस गड्ढे के अंदर एक स्कल मिल रखी है, ठीक है, विच इज़ एम्बेडेड इन अ सिमिलर फेरिक्रेट डिपॉजिट। ये जो फेरिक्रेट डिपॉजिट मिल रखा है वहाँ पर हमें एक ह्यूमन स्कल भी मिल चुकी है, विच वॉज लेटर डेटेड, जिसको बाद में जब देखा गया लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर कि कितना पुराना स्कल हो सकता है, तो इट वॉज डेटेड टू अराउंड 1,66,000 बिफोर प्रेजेंट ईयर्स। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो स्कल है या तो ये मिडल प्लीस्टोसीन एज का पार्ट होगा या अपर प्लीस्टोसीन एज का पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये डायग्राम देखो तो आपको ये बीचों बीच में यहाँ पर एक जगह देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर, ये है वो गांव हथनोरा, ठीक है, जहाँ से जस्ट आपका बिल्कुल ये जो पास होता है, ठीक है, लैटिट्यूड, तो यहाँ पर आपको इधर देखने को मिलेगा ये हथनोरा। अब कुछ कुछ जो होमिनिन रिमेन्स हमें मिल रखे हैं उनको एग्जैक्ट ये पता लगाना कि उनकी एज कितनी है या उनके बारे में कुछ भी कमेंट करना, ये थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है। और ऐसा हो रखा है जब हमें दो इंसानों के मैंडेबल्स के अवशेष मिल रखे हैं और वो मैंडेबल्स के अवशेष हैं, एक अवशेष है मैंडेबल का ऑफ एडल्ट मेल और दूसरा है ऑफ फीमेल, और ये जो हैं मेल और फीमेल में होमोसेपियंस के हैं, जिसको ढूंढा गया था एस.डी. संकालिया जी के द्वारा और एस.एन. राजा गुरु के द्वारा ऑन द बैंक्स ऑफ मूलामूठा रिवर। ये मूलामूठा रिवर कहाँ पर है? पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इन महाराष्ट्र स्टेट। तो मैंडेबल होता क्या है? क्या मैंडेबल भी कोई एक बोन है? जी यस, इट इज़ अ बोन एंड पार्ट। गर्दन से ऊपर ऊपर जो आपका ये पूरा जो जॉ होती है, जो जॉ लाइन होती है, तो नीचे जो जॉ का जो पार्ट होता है, जो जबड़ा वाला जो पार्ट होता है, जहाँ से आप बेसिकली ना, जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हो तो उसको चबाने का जो काम करते हो, जैसे आपका, अगर आप देखो, आप अपने पूरे सर को, आपका पूरा सर मूव नहीं कर सकता है, आपका पूरा स्कल मूव नहीं कर सकता है, लेकिन आप अपने जबड़े में जो ये पार्ट है नीचे वाला, आपका जॉ का जो पार्ट है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को च्यू करते हुए, खाने को चबा रहे हो, आप च्युइंगम को चबा रहे हो, आप जब च्यू करते हुए जब आपका जो नीचे वाले जबड़े का जो पार्ट है वो हिलता है, जैसे गायों को आपने चारा चबाते हुए, भैंसों को चारा चबाते हुए आपने देखा होगा, आप च्युइंगम खाते होगे, आपने अपने आप को नोटिस करा होगा, आप खाना चबाते होगे, रोटी का बाइट, पराठे का कौर, ये सब जब चबाते होगे तो जो आपके जो फेस के अंदर जो साइड हिलती है, जो चलती है, जिसके अंदर मूवमेंट आती है, उसको हम मैंडेबल कहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के अंदर थोड़े थोड़े जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं उनके नाम हैं। तो पहले मैं आपको मैंडेबल की इमेज दिखा देता हूँ कि मैंडेबल दिखता कैसा है। मैंडेबल ये नीचे वाला जो पार्ट होता है आपका जबड़े का, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको आप मैंडेबल कहते हो। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख पा रहे होगे, नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाले दांतों के साथ जुड़ा हुआ आपकी चिन प्लस आपके साइड का जो कान के नीचे नीचे वाला जो हिस्सा है, मतलब पूरा का पूरा जो आपका ये जो एल शेप का, ये पूरा का पूरा एल शेप का, या प्रॉपर तरीके से नीचे वाला ये जो यू शेप का जो ये हिस्सा है, नीचे वाले जॉ का, नीचे वाले जबड़े का, ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर एल शेप है। इट इज़ अ दैट शू लाइक शेप, हॉर्स शू शेप, ठीक है, जैसा हॉर्स शू होता है उसी शेप का ये जो आपका जबड़े के नीचे वाली साइड है। तो इसको हम कहते हैं मैंडेबल।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगी, मैंडिबल एक लोअर जॉ बोन है, ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फेस के अंदर, चेहरे के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो मैंडिबल है। ये आपकी लोअर जॉ बोन है, एंड ये इकलौती ऐसी बोन है चेहरे के अंदर जो कि मोबाइल है, जिसको आप मूव कर सकते हो। इस हड्डी का, मैंडिबल की हड्डी का काम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी होती है किसी भी चीज़ को चबाने के लिए। आप जो बोलते हो तो बोलने के टाइम पर आपका जो फेस का पार्ट जो मूव करता है वो मैंडिबल ही मूव करता है, ताकि आपकी जो स्पीच है वो क्लियर निकल कर आए। आप जो अलग अलग प्रकार के चेहरे बनाते हो, ठीक है, आपकी बंदी जो नक्चड़ी तरीके से जो चेहरे बना बनाकर एटीट्यूड दिखाती है, तो वो जो आपका रिलेशनशिप जिसमें आप गुलाम बने हुए हो और अपने बंदी के जो ऊट पटांग चेहरे को जो सहन करते हो, तो वो भी वो मैंडिबल की वजह से बनाती है। एंड लोअर टीथ जो अपनी जगह पर अपने सॉकेट में फिट बैठ रखे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसकी मूवमेंट भी कर पाते हो, वो भी मैंडिबल की वजह से कर पाते हो, ठीक है। तो ये वाली बात आप दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको नाम नहीं बताए, इमेजेस के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट आपको जानना चाहिए था बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के बारे में, जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को जो मिल रखे हैं, और इन्होंने जिसके बारे में स्टडी करी थी पर्टिकुलरली अराउंड द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड नर्मदा रिवर, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये जो एज है इस मैंडिबल की, सबसे पहले जो एडल्ट मेल का जो हमें मैंडिबल मिला है, जिसको ढूंढा था वीएस वकंकर ने इन द केव एट भीमबेटका मध्य प्रदेश, वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। अब बड़े सारे जो केव साइट्स हैं जो कि श्रीलंका में ढूंढे गए हैं, अब श्रीलंका के अंदर जो केव साइट्स मिले हैं उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबके नाम के आगे लीना 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 लगा हुआ है। 4 केव साइट्स यहाँ पर श्रीलंका के अंदर जिनकी बात करी जाती है, डैट इज़ फाहिन लीना, ठीक है, फाहिन आपको पता होगा चाइनीज़ ट्रैवलर जो आया था, ठीक है। और दूसरे का नाम है बटाडोम्बा लीना, तीसरे का नाम है वेली लीना, और चौथे का नाम है अलू लीना। तो ये जो लीना लीना करके ये जो साइट्स हैं, ये श्रीलंका के अंदर मिल रखी है। हमें याद रखना, ये फाहिन लीना, बाटाडोम्बा लीना, अलू लीना और बेली लीना, ये सारी की सारी श्रीलंकन साइट्स हैं। यहाँ पर हमें कुछ कुछ सिमिलर से मॉडर्न ह्यूमंस की तरह दिखने वाले जो कुछ फॉसिल रिमेन्स हैं, हमें वो मिल रखे हैं, जिनकी डेट हम दे सकते हैं एस, ये कितने पुराने हैं, 37,000 ईयर्स, 37,000 टू 10,500 बिफोर प्रेजेंट। अब ये जो नंबर ऑफ एक्सकवेशंस जो आर्कियोलॉजिस्ट को और ये एक्सकवेटर्स को जो मिलती रहती हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रखा है कि डेटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता जा रहा है हमारे पास। तो हमें ये पता लगता है इससे कि जो माइग्रेशन है या जो मूवमेंट्स हैं मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशन की, प्लांट्स की और एनिमल्स की साउथ एशिया के अंदर, वो किस प्रकार से हुई है, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ें यहाँ पर समझने वाली भी हैं। तो कुछ एफर्ट्स राइटर कंक्लूजन में बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कुछ एफर्ट्स और हमें लगाने चाहिए अगर हम जो ह्यूमन इवोल्यूशन की जो स्टोरी है उसको अच्छे तरीके से डिकोड करना चाहते हैं। अभी तक जो कि कहानी सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड रही है, ज़्यादातर हमने जो स्टडी कर रखी है ह्यूमन इवोल्यूशन की, ह्यूमन बींग्स की इवोल्यूशन की, उनके पास्ट एंसेस्टर्स की, ज़्यादातर हमारी स्टडी का फोकस रहता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट। हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ एशिया रीजन पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे सामने पिक्चर जो है ह्यूमन माइग्रेशन की, ह्यूमन एंसेस्टर्स की और बड़ी सारी ह्यूमन स्पीशीज़ की, वो और ज़्यादा बेटर तरीके से हमें क्लैरिटी दे सके, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।